नमस्कार मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम कारखाना अधिनियम का जो अगला पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि उसके चर्चा से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या इस पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच में सब्सक्राइब किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने फीडबैक दिया है, मुझे उत्साहित किया है अपने कमेंट्स के ज़रिए, उन सभी को धन्यवाद। मित्रों, मेरा यह भी मानना है कि आपका कमेंट्स ज़रूरी नहीं कि हमें पॉजिटिव रखने के लिए ही हो और उत्साहित करने के लिए हो। अगर आपको वीडियोस में कुछ और भी नज़र आता है, कमियां नज़र आती हैं, या आपको लगता है कि किसी और टॉपिक्स पे या और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो बने, तो आप उसे भी कमेंट्स में लिखें। मैं प्रयास करूँगा उसे और भी सुधारने के लिए और भी अच्छा करने के लिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स में एक दो क्वेश्चंस भी रेज़ किए हैं, मैं उन्हें इस वीडियो में अपडेट करना चाहता हूं। हमारे एक मित्र ने हमें पूछा है कि मेंस की तैयारी को और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, चाहे मेंस को में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो मित्रों ने इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पूर्व में ही बना रखा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिविल मुख्य परीक्षा के हेतु महत्वपूर्ण बातें। यह वीडियो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बनाए हैं। आप इस वीडियो को देखें, संभवतः इसमें जो 10-11 बिंदु हैं वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न आते हैं, यह एक जनरलाइज्ड वीडियो है। LSW सब्जेक्ट के हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बनाया था। LSW का जो पहला वीडियो था LSW 1, उस वीडियो में मैंने LSW पेपर के रिलेटेड वीडियोज़ बनाए थे, मेंस की तैयारी वगैरह के संबंध में उसमें भी मैंने कुछ टिप्स दिए थे। तो आप उस वीडियो को भी LSW सब्जेक्ट के रिलेटेड देख सकते हैं। हमारे एक मित्र ने हमसे क्वेरी किया है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें 70 दिन या 80 दिन महिला कामगार को कितने दिन न्यूनतम कार्य करने होंगे। दोस्तों, मैंने कई किताबों में जो अभी आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है उसमें देखा है कि उसमें 70 दिन का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो बेयर एक्ट है, जो गजट है, उसको जब मैंने पढ़ा है तो उसमें नॉट लेस देन 18 डेज का जिक्र किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यह ब्रैकेटेड है और इसके ऊपर 16 नंबर लिखा हुआ, और आप नीचे पढ़ेंगे अगर लाइन, तो 16 नंबर सब्स्टिट्यूटेड इन 1988 160 डेज, यानी 88 में यह 160 दिनों का था, जिसको कि 88 के पूर्व या 88 में जब जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, 10/1/1989 को यह सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और 10/1/1989 के बाद यह 80 दिन न्यूनतम हो गया है, जो आज के समय में भी है। तो इसीलिए आप इसे स्पष्ट रूप से याद रखिए कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम में किसी भी महिला कामगार को मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 80 दिनों का कार्य करना होगा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो फैक्ट्री एक्ट है वह 11 अध्याय में बटा हुआ है, और जो अध्याय हैं उससे संबंधित प्रश्न खास करके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, वयस्कों एवं अल्प व्यक्तियों का कार्य की दशाएं, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी और दंड प्रावधान, इन सब से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पिछले वीडियोस में हमने देखा था उसका कारखाना अधिनियम का क्या इतिहास था, क्या उद्देश्य था, और कैसे इस अधिनियम की शुरुआत हुई। आज के इस वीडियोस में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन या इंस्पेक्शन के क्या प्रोविजंस हैं, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रावधान हैं। फैक्ट्री एक्ट का जो पहला धारा है वह कहता है कि इस अधिनियम का जो नाम होगा वह कारखाना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। इसका विस्तार पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में था, बाद में संशोधनों द्वारा इसे पूरे भारत में लगाया गया, और 1 अप्रैल 1949 से यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। इस अधिनियम में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। उन परिभाषाओं के संबंध में हम जानते हैं। एक परिभाषा दिया है वयस्क का, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जिसने अपने आयु का 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो वह वयस्क कहलाता है।
उसके बाद कुमार का परिभाषा है, जिसको हम एडोलसेंट्स भी कहते हैं। तो कुमार या किशोर के परिभाषा में जो 15 वर्ष पूरा कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, उसे हम कुमार कहते हैं। इसके बाद बालक की परिभाषा है। बालक की परिभाषा में इसमें क्लियर किया गया है कि जिसने अपने आयु का 15 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट है हमारा नया वाला, उसमें बालक का उम्र जिसने अपने आयु का 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो उसको बालक माना गया है। लेकिन इस अधिनियम में बालक की परिभाषा में बालक का आयु 15 वर्ष पूर्ण नहीं लिखा गया है। इसको आप स्पष्ट रूप से इस दोनों डिफरेंसेस को याद रखेंगे। लेकिन जब इसी अधिनियम में अल्पवय व्यक्तियों के जो नियोजन की दशाएं और शर्तें हैं उसको जब देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का कारखाना में नियोजन जो है वह प्रतिषेधित किया गया है। तो यह एक बात आप स्पष्ट हो लीजिए कि फैक्ट्री एक्ट में भी 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक का नियोजन नहीं हो सकता। लेकिन 14 से 15 के बीच का जो किशोर है चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से, वह फैक्ट्री एक्ट में बालक कहलाता है और उसका नियोजन फैक्ट्री में हो सकता है, जिसमें कि वह चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड वर्क में अगर नहीं कवर्ड हो। यानी बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में जो सेक्शन 3A के तहत हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में किशोरों को कार्य करने से रोका गया है, अगर उस हैजार्डस ऑक्यूपेशंस का कार्य कारखाना में नहीं हो रहा है तो वैसे कार्यों में यह 14 से 15 वर्ष के बीच का जो बालक है इस एक्ट के तहत वह कार्य कर सकता है। इसके बाद अल्पवय में हम बालक या कुमार दोनों को रखते हैं। यानी 15 वर्ष जिसने पूर्ण नहीं किया हो, 14 वर्ष से 15 वर्ष तक का जो बालक है वह, और 15 से 18 वर्ष का जो कुमार है वह, दोनों अल्पवय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कारखाना की परिभाषा है जहां कहता है कि 10 या 10 से अधिक कामगार शक्ति की सहायता से विद द हेल्प ऑफ पावर, और 20 या 20 से अधिक कामगार बिना शक्ति की सहायता से। यानी कि अगर बिना शक्ति के यानी बिना पावर के अगर कोई काम हो रहा है तो मिनिमम 20 या उससे अधिक कामगार होने चाहिए। और अगर वह पावर के साथ हो रहा है, हालांकि आज के डेट में यह सोचना, इमेजिन करना भी कि कोई कारखाना बिना शक्ति के कार्य कर सकती है मुश्किल है। और चूंकि यह अधिनियम काफ़ी पुराना है और ऐसा संभव हो किसी रिमोट इलाके में या कहीं अन्य इलाके में कोई कारखाना के परिभाषा में आए लेकिन वह शक्ति से न चल रहा हो, ऐसा बहुत रेयर एग्जाम्पल है, तो उसको हम लोग जो है सो फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड करते हैं। लेकिन फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि हर दिन 10 कामगार काम करना चाहिए। अगर पिछले 12 महीने में किसी एक भी दिन 10 कामगार हो गया उसका कार्य करता हुआ, तो वह फैक्ट्री एक्ट की परिभाषा में आ जाएगा विथ द पावर। और विदाउट पावर अगर 20 कामगार किसी एक भी दिन हो जाएगा तो वह फैक्ट्री एक्ट के परिभाषा में आ जाएगा। इसकी जो नेक्स्ट परिभाषा है वह मैन्युफैक्चरिंग की है, विनिर्माण प्रक्रिया की है। यह परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। विनिर्माण या मैन्युफैक्चर का अर्थ क्लियर है, कोई भी चीज़ बनाने के सेंस में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कारखाना की परिभाषा में बनाने के अलावा भी अन्य रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का अगर आप प्रयोग करते हैं या उसको बेचते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इन सब दृष्टिकोण से उसको अगर बनाया जाता है, उसका पैकिंग करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं या उसको डिस्पोज करते हैं, तो वह विनिर्माण प्रक्रिया में आता है। यदि पंपिंग होती है तेल जल मल आदि की, वह भी विनिर्माण प्रक्रिया माना जाता है। प्रिंटिंग होता है, मुद्रण होता है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, पावर का, तो शक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह भी विनिर्माण प्रक्रिया में आएगा। जो जलयान हो गए बोट वगैरह सी पोर्ट पे, उन सब का मरम्मत आदि हो गया, वह भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज वगैरह में जो भंडारण की प्रक्रिया होती है उन सब को विनिर्माण प्रक्रिया में रखा गया। तो इस डेफिनेशंस को आप एज इट इज़ याद कर लें। जो लेबर लॉज के एक्ट हैं उसके जो डेफिनेशंस हैं उसका अपना कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं होता, उसे एज इट इज़ लिया जाता है। तो उसको आप एज इट इज़ जो वह कहता है उसको उस स्वरूप में याद रखें।
वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। दोस्तों, अब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों के तरफ बढ़ने से पूर्व आपसे हाल फिलहाल में बिहार राज्य में होने वाली 2 दुर्घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। इसमें जो एक दुर्घटना थी वह गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल में हुई थी, जिसका दिनांक 21/12/17 को घटित हुई थी, और दूसरी दुर्घटना नालंदा के फटाका फैक्ट्री में हुई थी, जो 23/3/2018 को घटित हुई थी। यानी पिछले 1 वर्षों के दौरान जो ये 2 दुर्घटनाएं हुई, उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। जो गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल में हुआ था, उसमें बॉयलर ब्लास्ट किया था। बॉयलर जो होता है वो फैक्ट्री में लगा हुआ एक पार्ट है जो कुछ पेय पदार्थ को, लिक्विड को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, बॉयल करने के लिए। तो वह चीनी फैक्ट्री में जो लगा हुआ वह मशीन था, वह बॉयलर काफ़ी पुराना था, उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं था, और जो उससे संबंधित पदाधिकारी थे जिनको उसकी जांच करनी थी, वह बीच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आने के कारण वह उसका जांच नहीं कर सके समय, और इसके बाद जो है सो वह बॉयलर ब्लास्ट किया। हालांकि उसमें 5 लोग मारे गए और 9-10 लोग घायल हुए थे। राज्य सरकार ने उन्हें विभिन्न मदों से अनुदान दिया और भी मदों से लाभान्वित किया, लेकिन यह घटना क्यों हुई और यह घटना कैसे रोकी जा सकती थी, इसका जवाब हम इस अधिनियम में जानने का प्रयास करेंगे। आप इस केस इंसिडेंस को याद रखिए और अधिनियम के लास्ट में फिर हम खोजेंगे कि आखिर वह क्या ऐसा बात इस अधिनियम का फॉलो नहीं हुआ जो इस घटना को होने पे मजबूर किया। दूसरी घटना हुई थी कुछ दिनों पूर्व नालंदा में, जहां एक फटाका की जो फैक्ट्री फायर क्रैकर्स की थी, वहां पे 5 लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ और 30 लोग घायल हुए। इसमें जो एक पॉइंट है कि वो फटाका फैक्ट्री इलीगल थी। इलीगल का मतलब हुआ उस फटाका फैक्ट्री को खोलने के लिए प्रॉपर वे में ना तो सरकार में अप्लाई किया गया था, ना ही उसके लिए लाइसेंस लिया गया था, ना तो फैक्ट्री का लाइसेंस लिया गया था, ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया गया था। जो भी एक प्रॉपर नियम होता है उसका पालन किए बिना ही फैक्ट्री को खोला गया था, और उसके बाद ये इंसिडेंसेस हुए। तो फैक्ट्री एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको समझाने के दृष्टिकोण से मैंने बिहार में होने वाले पिछले दिनों में कुछ जो दुखद घटनाएं हुई उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अब आते हैं कि जो फैक्ट्री एक्ट में अगर कोई रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो वह धारा 6 इसके संबंध में कहता है कि अगर कोई भी नियोजक किसी भी कारखाने को इस्टेब्लिश करता है, कोई भी अधिष्ठान को इस्टेब्लिश करता है, तो प्रबंधक का या ऑक्यूपायर का दायित्व है, दखलकार का दायित्व है कि वह अपने कारखाना का अनुमोदन कराए, अनुज्ञापन कराए, रजिस्ट्रीकरण कराए। तो उसके लिए पहले साइट जो होता है, कारखाना जहां बनाना है उस साइट को अप्रूव किया जाता है, उसके मैप को, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है, और फिर फाइनल लाइसेंस दिया जाता है। वह एक अपनी प्रक्रिया होती है जो आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है। कारखाना का जो मुख्य कारखाना निरीक्षक होते हैं उनके स्तर से होता है, हालांकि डायरेक्ट वो नहीं देते हैं, उसके लिए भी अपना एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकार नियम बनाती है, तो आपको इसमें याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा होता है और इसके लिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार नियम बनाती है। वर्तमान में बिहार में जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं लेबर लॉज के तहत, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं। अधिनियम की धारा 8 जो है वह निरीक्षक के संबंध में कहता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। वर्तमान में फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स और चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होते हैं वह कारखाना के निरीक्षक होते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी बहाली बीपीएससी के थ्रू ही होती है, जो टेक्निकल एजुकेशन वाले होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। चाहे फैक्ट्री में अगर सर्जन वगैरह की नियुक्ति करनी होती है तो वह मेडिकल बैकग्राउंड्स के होते हैं। जो लेबर डिपार्टमेंट होता है बिहार राज्य सरकार का, उस लेबर डिपार्टमेंट्स में जो लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं वो फैक्ट्री में इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं। धारा 9 जो है वह निरीक्षक को शक्तियां देता है। देखिए, किसी भी अधिनियम में जो निरीक्षक को शक्ति दी गई है वो मोर और लेस एक जैसी होगी। वह किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जा सकता है, रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है, यहाँ फैक्ट्री के केस में जो उसके इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी जांच कर सकता है, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट ले सकता है, उनसे पूछ सकता है उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो रजिस्टर होते हैं, मास्टर रोल, पेमेंट रजिस्टर, इन सब को वह जांच सकता है। अधिनियम की धारा 10 जो है वह कहती है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जरूरत के हिसाब से सर्जनों की नियुक्ति कर सकती है कारखानाओं में, जो कि
जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या अदर जहां सर्जन की आवश्यकता है उन इश्यूज को देखेंगे। अधिनियम की धारा 21 से 20 तक स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है। कुछ मित्रों ने मुझे पूर्व में पूछा भी है कि एलएसडब्ल्यू में जो हम आंसर लिखें तो क्या धारा लिखना जरूरी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप धारा के साथ लिखते हैं तो वो आंसर थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेरा अपना मत है, हो सकता है आप इससे सहमत हों या ना भी सहमत हों। लेकिन अगर आपको एक जैसे फैक्ट्री एक्ट में अगर धारा पूरा याद नहीं है, 11 में ये, 12 में ये, 13 में ये, तो फिर आप एक साथ ही लिख सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अधिनियम की धारा 11 से 20 तक में किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने इसे ऊपर में एक साथ लिख दिया है। अगर आप सेपरेटली उसे वो याद करके रखते हैं तो वह आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो अधिनियम की धारा 11 जो है वह सफाई के संबंध में कहता है। निश्चित रूप से किसी भी परिसर में अगर कोई कामगार काम करता है या बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर वर्क करते हैं तो वह परिसर साफ सुथरा होना चाहिए। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रतीक है, साफ सफाई। तो उस परिसर को प्रतिदिन बुहारना, चाहे जल निकासी की व्यवस्था, जो भी डिस्पोज्ड वाटर है, जो भी गंदा पानी निकलता है उसको सही जगह डिस्पोज करना। उसके अलावे 5 वर्ष में कम से कम एक बार जो है वो हार्ड पेंट से आप कमरे, दरवाजे, खिड़की आदि को रंगना है। और अगर वह रंग जिससे दीवार को आप रंगते हैं वह घुलनशील है, यानी ह्यूमिडिटी के चलते या पानी में वह घुलने वाला है, तो वह धीरे धीरे उसका कलर समाप्त होने लगेगा। तो अगर घुलन योग्य जल रंग है तो कम से कम वर्ष में एक बार उसको रंग करना है आपको। और सफेदी अगर आप दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 वर्ष में होगा, कम से कम 3 वर्ष में एक बार उसे रंग करना है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पे 3 छूट गया है। घुलन योग्य जल रंग है तो कम से कम 3 वर्ष में एक बार रंगना होगा। और अगर आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं, सफेदी करते हैं, तो प्रत्येक 14 मास में एक बार आप उसको रंगेंगे। तो ये आपका सफाई से संबंधित प्रोविजन है। दूसरा है धारा 12 जो कहता है कि जो भी कचरा होगा, चाहे हानिकारक जो वेस्ट निकलेंगे, उन सब का जो डिस्पोजल होगा वो सही तरीके से प्रॉपर वे में होना चाहिए। वो कहीं एक जगह इकट्ठा होकर के नदियों को या उस मिट्टी को, सॉइल को प्रदूषित नहीं करे। इसके बाद अधिनियम की धारा 13 कहता है संवातन और तापमान, मतलब जो वर्क का कंडीशन है, जहां कामगार काम कर रहा है वहां अत्यधिक गर्म नहीं हो जाए वो जगह, क्योंकि मशीनें चलेंगी भारी भारी, मशीन के घूर्णन से, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा और उस हीट एनर्जी से वह एनवायरनमेंट धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो प्रयास यह करना है कि वह एनवायरनमेंट गर्म नहीं हो, तो हवा का बहाव बना रहे, हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकले, तो फ्लो ऑफ एयर होना चाहिए, स्वच्छ वायु का संचरण होना चाहिए। अगर कोई भाग मशीन का काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है तो ऐसी स्थिति में उस गर्म भाग को इंसुलेट करने की व्यवस्था, ताकि उसका हीट बाहर नहीं आए, इंसुलेशन करना है, रोधन करना है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार इसमें मानक तय कर सकती है। जितने भी प्रोविजन हैं फैक्ट्री एक्ट्स में, अधिकांश में राज्य सरकार को मानक और स्टैंडर्ड तय करने के लिए, नियम बनाने के लिए पावर दिए गए हैं। तो ये पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है जो आप उसको आराम से हर जगह लिख सकते हैं। अधिनियम की धारा 14 जो है वह धूल और धूम के संबंध में है। जो डस्ट या धुआं बनता है कारखाना के अंदर कार्य के दौरान, मशीनों के चलने से या कच्चे माल के प्रोसेसिंग वगैरह से, तो उससे कामगारों को वह, चूँकि हम जब सांस लेंगे तो वह धुआं या वह जो धूल है वह हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग में, हमारे फेफड़े में जमा होगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमें ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो व्यवसाय जनित रोग होते हैं, जैसे सिलिकॉन से सिलिकोसिस होता है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज वगैरह हमें शुरू हो जाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ऐसे में धूल, धुआं, इन सबको निष्कासित करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कामगारों को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। निष्कासन साधित्र जो एग्जॉस्ट होते हैं, जैसे हम अपने घर के किचन में लगाते हैं, जो कि घर में होने वाले धुआं या धूल को बाहर करता है, तो वैसे ही एग्जॉस्ट फैक्ट्री के अंदर आवश्यकता अनुसार लगे होने चाहिए। अगर कोई कंबस्टेबल इंजन है जो अंदर में जलता है, तो उसका जो धुआं है या उसका जो भी वेस्ट डस्ट है वह बाहर खुली हवा में निकल सके, इस तरह के चिमनी वगैरह लगे होने चाहिए। अधिनियम की धारा 15 कहता है कि कृत्रिम नवीकरण। कृत्रिम नवीकरण का मतलब हुआ
कि मशीनों के चलने से जो वातावरण में गर्मी उत्पन्न होगी वह आपके शरीर के पानी को सोखेगा, तो आपके शरीर का जो स्किन है, ऊपर का जो चमड़ा होता है, वह सूखा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। अब इन सब का लेवल क्या होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, इन सब के बारे में जो बिहार फैक्ट्री रूल्स है 1950 का, उस रूल्स में डिटेल दिया हुआ है। तो हालांकि ये आपके काम का चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन सबका लेवल कौन, जिस भी नियम को बनाया गया एक्ट में, जिस भी धारा को लिखा गया है एक्ट में, उसके अगेंस्ट में नियम स्पष्ट किए गए हैं कि उनका मानक क्या होगा। राज्य सरकार को पावर दिया गया है, तो राज्य सरकार ने उन मानकों को अपने नियमावली में तय किया है। अधिनियम की धारा 16 जो है वह कहता है कि वर्किंग कंडीशन ऐसा नहीं हो, इतना कम स्पेस नहीं हो कि आदमी पे आदमी चढ़ के काम करे, अति भीड़ नहीं हो जाए। यानी कि कम से कम एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच का जो गैप है, जिससे वो आसानी से कार्य सके, वह मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया कि जो एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को, उसके पूर्व जो कारखाना बन चुका था, उस कारखाना में कम से कम 9.9 घन मीटर एक कामगार के लिए, 9.9 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब आप समझते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, उसको हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब। यहाँ कह रहा है 9.9 मीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर क्यूब। तो 9.9 मीटर क्यूब मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए। और जो अधिनियम प्रारंभ होने के बाद कारखाना बने हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कम से कम 14.2 मीटर क्यूब जो है वह आपका वॉल्यूम होना चाहिए एक कामगार के लिए। उस हिसाब से अगर एक रूम में अगर 100 कामगार काम करेंगे तो 14.2 इंटू 100 यानी 1420 मीटर क्यूब का वॉल्यूम उस रूम का मिनिमम होना चाहिए। और आयतन जो वॉल्यूम निकाला जाएगा उसमें हाइट को 4.2 मीटर के बाद काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा बिल्डिंग हो लेकिन उसका सरफेस एरिया कम हो। हाइट 4.2 मीटर तक लेते हुए ही 14.2 मीटर का वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। अधिनियम की धारा 17 जो है वह प्रकाश के संबंध में कहता है। चूंकि लाइट अच्छे से प्रॉपर्ली आएगा, आंख पर प्रभाव कम पड़ेगा, इसीलिए यथोचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत हैवी लाइट नहीं होनी चाहिए, चकाचौंध रोशनी नहीं होनी चाहिए और छाया भी नहीं बनना चाहिए, ताकि वह वर्कर काम अच्छे से कर सके। अधिनियम की धारा 18 पेयजल के संबंध में कहता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है। ये सारी स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है और वो हमारे आपके कॉमन लाइफ की चीज़ें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, जहाँ कुछ डाटा या फैक्ट लिखा हुआ उसको उस रूप में याद रखना है। बाकी बातें आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं कि सुविधाजनक उपयुक्त स्थल पर साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जो पीने का पानी है वह टॉयलेट के बगल में होगा तो स्मेल करेगा, लोग पीना नहीं चाहेंगे या उसमें गंदगियाँ आ सकती हैं। तो इसीलिए पेयजल का जो स्थल है वो शौचालय घर, स्नान नाली आदि से कम 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और जहां 250 से अधिक कामगार नियोजित हैं, उस मामले में कहा गया कि गर्म जल को ठंडा रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वर्कर जो है गर्मी में पानी को अच्छे से पी सके। अधिनियम की धारा 19 जो है वह यूरिनल और टॉयलेट्स के बारे में बात करता है, शौचालय मूत्रालय के बारे में, जो पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। साथ ही महिला पुरुष के लिए अलग अलग होना चाहिए। अगर 250 से अधिक कामगार है तो जितना भी शौचालय का दीवार है वह कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक उस पर टाइल्स लगा होना चाहिए। टाइल्स लगे होने से क्या होता है कि उसका जो वॉल होता है वह भींगा भींगा जैसा नहीं रहता है, उसमें बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए कहा गया कि कम से कम 3 फीट तक उस पर टाइल्स लगा हो और सप्ताह में कम से कम 1 दिन उसका जो सफाई होना चाहिए वह डिटर्जेंट से रोगाणुनाशक का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 20 जो इस स्वास्थ्य प्रावधान का अंतिम धारा है वह कहता है कि जगह जगह पर आप पर्याप्त संख्या में थूकदान लगाइए, जहां पे लोग अपने स्पिट्स को, थूक्स को फेंक सकें,
थूक को फेंक सकें, और अगर कोई कामगार जो जगह है उससे कहीं अन्यत्र थूक को फेंकता है तो उसे मिनिमम 5 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को देखा, निबंधन के तरीके और निरीक्षकों की शक्तियों के बारे में जाना। अगले पार्ट्स के इस वीडियो में हम सुरक्षा के जो प्रावधान हैं, कल्याण के जो प्रावधान हैं, उनके बारे में जानेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि किन किन सेफ्टी प्रोविजंस को लगाया जाए तो कारखानाओं में श्रमिकों के जान माल की रक्षा हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक उपयोगी छात्रों के पास पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।